जय हिंद दोस्तों, रक्षा कनक के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और इन जानकारियों के अनुसार कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, एमएससीपी 8, 16, 24 क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने पर ही क्यों दी जाती है। अब दोस्तों, काफी पेंशनर सवाल करते हैं। वो कहते हैं, क्या हमारे 8 साल पूरे होंगे तभी हमें नायक की पेंशन मिलेगी, या फिर हमारी सर्विस 16 साल पूरी होगी तभी हमें हवलदार की पेंशन मिलेगी, या फिर हमारी 24 साल पूरी होगी सर्विस तभी हमें नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। यानी जो एमएससीपी का रूल है 8, 16, 24 वो पूरा होना जरूरी है एमएससीपी लेने के लिए। दोस्तों नहीं, जी हां दोस्तों, अगर आपकी 8, 16, 24 क्वालिफाइंग सर्विस पूरी नहीं है और अगर सर्विस के दौरान आपको प्रमोशन जल्दी मिले हैं तो दोस्तों 8, 16, 24 से पहले भी आपको एमएससीपी दी जा सकती है एज पर आर्मी रूल। जी हां दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों, एमएससीपी का रूल है कि अगर आपके 8 साल पूरे हैं तो आपको नायक की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अगर जैसे सिपाही है 8 साल उन्होंने एक ही रैंक में जॉब करी है तो फिर नायक की पेंशन। ऐसी अगर कोई सिपाही है, नायक है, 16 साल सर्विस करी है तो फिर हवलदार की पेंशन। और अगर ऐसी सिपाही है, नायक है, हवलदार है, 24 साल सर्विस करी है तो फिर नायब सूबेदार की पेंशन। दोस्तों, ये तो एमएससीपी का रूल है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको सर्विस के दौरान प्रमोशन जल्दी मिल गए, यानी जब आप सिपाही भर्ती हुए और उसके बाद आप नायक बन गए 8 साल से पहले, 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, या फिर उसके बाद आप हवलदार जल्दी बन गए जैसे 5 साल में, 6 साल में, यानी 8 साल से पहले, तो दोस्तों फिर आपको एमएससीपी जल्दी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो एमएससीपी आपको 24 साल में मिलती है नायब सूबेदार की, वो 24 साल से पहले ही मिल जाएगी। 21 साल में, 22 साल में, या फिर 23 साल में, 24 साल से पहले। और जो एमएससीपी आपको हवलदार की 16 साल में मिलती है वो दोस्तों 16 साल से पहले मिल जाएगी, अगर आपको प्रमोशन जल्दी मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ प्रमोशन पे डिपेंड करता है। हालांकि ये रूल 8, 16, 24 बनाया गया है क्वालिफाइंग सर्विस को देखते हुए, लेकिन दोस्तों इससे पहले रूल काम करता है प्रमोशन का। अगर प्रमोशन आपको जल्दी मिलते हैं सर्विस के दौरान तो फिर आपको एमएससीपी जल्दी मिलेगी, यानी इन क्वालिफाइंग सर्विस पूरी होने से पहले। जी हाँ दोस्तों, तो ये रूल आपने समझ लिया होगा जो मैंने आपको समझाया। चलते अगली जानकारी की तरफ। सोशल मीडिया पर खबर, 1 दिसंबर 2024 से फोन पर ओटीपी देरी से आएगा। जी हाँ दोस्तों, 1-2 दिन से काफी खबरें सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि 1 दिसंबर 2024 से जो आपके फोन पर ओटीपी आता है सत्यापन के लिए, दोस्तों वो थोड़ा लेट आएगा। दोस्तों, ये खबरें सही साबित हो सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है पेंशनर के साथ, आम जनता के साथ, लोगों के साथ। दोस्तों कई बार ओटीपी नहीं आता लेकिन तब भी फ्रॉड हो जाता है। कई बार ओटीपी आप बता देते हैं तब भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। यानी जो ओटीपी आपके फोन पे आता है टेलीकॉम कंपनी के द्वारा, दोस्तों वो वेरीफाई नहीं होता। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे आपने कोई आधार अपडेट किया या फिर आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट किया, यानी जो भी आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो दोस्तों वो ओटीपी आपके फोन पे आता है उस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो भी ओटीपी आपके पास आता है वो कई बार वेरीफाई नहीं होता, जिसके चलते आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो दोस्तों अब कुछ कंपनियां हैं जो ओटीपी देने से पहले उस ओटीपी को वेरीफाई करेगी, वन टाइम पासवर्ड को वेरीफाई करेगी, तब आपके फोन पर वो भेजेगी। तो हो सकता है कि ओटीपी थोड़ा लेट मिले आपको, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों ये नियम 1 नवंबर से लागू होने थे, अब बताया जा रहा है कि ये नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी जो भी आप काम करेंगे ऑनलाइन और जब आपके फोन पे ओटीपी आएगा तो थोड़ा लेट आएगा, थोड़ा देरी से आएगा टेलीकॉम कंपनी के सत्यापन के बाद, ताकि दोस्तों आप हमेशा सेफ रहें, आपके साथ कोई धोखा ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, कहीं आपके पैसे ना निकाले जाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है, तो उससे बचने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी टेलीकॉम कंपनी है, जैसे कि वोडाफोन हो गया, या फिर एयरटेल हो गया, या फिर जियो हो गया, या फिर बीएसएनएल हो गया,
जो भी आप सिम यूज करते हैं टेलीकॉम कंपनी के, उनके द्वारा ओटीपी वेरीफाई किया जाएगा भेजने से पहले। तो हो सकता है कि 1 दिसंबर से आपके पास ओटीपी थोड़ा लेट पहुंचे। चलते अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर शिकायत डालते हैं तो बिना शिकायत का सॉल्यूशन हुए शिकायत क्लोज कर दी जाती है। अब दोस्तों बहुत से पेंशनर्स की कंप्लेन आती है मेरे पास कि सर मैंने 2-3 महीने पहले स्पर्श पर मैंने शिकायत डाली थी, लेकिन वो शिकायत का सॉल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन शिकायत की जो कंप्लेन थी वो क्लोज कर दी, यानी बिना सॉल्यूशन हुए आपकी कंप्लेन क्लोज हो जाती है स्पर्श पे। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है स्पर्श की। जी हाँ दोस्तों, जब आप शिकायत डालते हैं तो उसका निवारण होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए, उसके बाद आपकी कंप्लेन क्लोज होनी चाहिए। लेकिन पहले ही आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है और आपकी शिकायत का सॉल्यूशन नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप लगातार शिकायत डालते रहे, लगातार आप डालते रहिए शिकायत, या फिर आप रिकॉर्ड को एक लेटर लिखिए जिला सैनिक बोर्ड से और कॉपी 2 आप स्पर्श को करिए। जी हाँ दोस्तों। फिर दोस्तों सीपी ग्राम पर भी कई बार यही चीज होती है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स सीपी ग्राम में शिकायत डालते हैं। कुछ पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। सीपी ग्राम पे वो शिकायत डालते हैं, कुछ रिप्लाई आता है, लेकिन वो रिप्लाई पेंशनर के फेवर में नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, कई बार सीपी ग्राम उल्टा सीधा रिप्लाई करता है जिस डिपार्टमेंट से कंसर्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार सीपी ग्राम पे भी पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि हर एक पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सीपी ग्राम के जरिए। कुछ पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व होती है सीपी ग्राम में, लेकिन कुछ पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यानी बिना शिकायत सॉल्व हुए आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है और फिर सीपी ग्राम से फोन आता है आपके पास कि बताइए कि फीडबैक कैसा रहा, जो आपने सीपी ग्राम यूज किया उसका फीडबैक कैसा रहा। अब दोस्तों काफी पेंशनर्स कहते हैं कि हमें सर्विस अच्छी नहीं लगी सीपी ग्राम की, हमने कंप्लेन डाली थी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई और आपने कंप्लेन क्लोज कर दी। मतलब कुछ नेगेटिव रिप्लाई भी करते हैं पेंशनर्स, कुछ पॉजिटिव रिप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों जितनी भी ये प्रॉब्लम है आपकी दूर होनी चाहिए, चाहे वो स्पर्श हो या फिर सीपी ग्राम हो। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श से कुछ पेंशनर्स के OROP 3 के पीपीओ नहीं बने हैं, पुरानी पेंशन मिलेगी नवंबर की। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स के अभी तक OROP 3 के पीपीओ जारी नहीं हुए और दोस्तों उनको जो पेंशन मिलेगी नवंबर की वो पुरानी ही पेंशन मिलेगी 53% डीआर के साथ, यानी बेसिक पेंशन उनकी पुरानी होगी लेकिन डीआर उनको मिलेगा 53%। और दोस्तों इन पेंशनर्स के पीपीओ जारी होंगे दिसंबर में जारी किए जाएंगे। जिन पेंशनर्स के OROP 3 के पीपीओ जारी नहीं हुए, जिन पेंशनर के OROP 3 के पीपीओ जारी नहीं हुए उनको पुरानी ही पेंशन मिलेगी। तो आप थोड़ा वेट करिए नई पेंशन लेने का, OROP 3 की पेंशन लेने का, जब तक कि आपके पीपीओ जनरेट नहीं होते। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श में पेंशनर्स के पीपीओ डेटा वेरीफाई के बाद बनाए गए हैं, पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन स्पर्श पर डेटा गलत फीडिंग की वजह से पीपीओ भी गलत बन रहे हैं। दोस्तों जब तक स्पर्श की प्रोफाइल में आपका डेटा सही नहीं होगा, जब तक आपको सही पीपीओ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा चेक करना है स्पर्श पे कि कोई डाटा आपका गलत तो नहीं है। अब दोस्तों स्पर्श में पीसीडीए में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे हैं, जो आपका डाटा फीड कर रहे हैं स्पर्श पे, वो दोस्तों आपका डाटा गलत फीड कर रहे हैं, कुछ गलतियों से वो आपका डाटा फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पीपीओ भी गलत निकल रहा है, पीपीओ भी आपका गलत बन रहा है। तो सबसे पहले पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन सही तरीके से करें, एक एक चीज आप सही करें। जब स्पर्श पे आपकी प्रोफाइल सारी चीजें सही हो जाएंगी, उसी के बाद आपका सही पीपीओ आपको मिलेगा। तो सबसे पहले आप पर्सनल डेटा वेरिफिकेशन यानी स्पर्श पे एक एक चीज चेक करें, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एनरोलमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, आपका एड्रेस, अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल, नॉमिनी डिटेल, ए से जेड तक हर एक चीज चेक करें। फिर दोस्तों अगर कुछ गलती लग रही है तो उसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट डालें। तभी दोस्तों जब चीजें सही हो जाएंगी उसके बाद आपको सही पीपीओ मिलेगा। तो दोस्तों ये सारा काम पीसीडी स्पर्श का है, सारा काम पीसीडी स्पर्श का है। जो डाटा आपका फीड कर रहे हैं वो कुछ गलत डाटा फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीपीओ भी आपका गलत बन रहा है। तो सबसे पहले आप पर्सनल डाटा वेरिफिकेशन सही तरीके से करें, एक एक चीज सही करें, और खुद भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, खुद भी आप उसे ठीक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करके। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। डीएससी के पेंशनर्स को 14 साल 1 दिन पर भी पेंशन मिलेगी।
अगर नहीं मिल रही तो हम दिलवा देंगे। जी हाँ दोस्तों, काफी ऐसे डीएससी के पेंशनर्स हैं जिनकी सर्विस 14 साल है या फिर 14 साल 1 दिन है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसे केसेस हैं आपके तो आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। 14 साल 1 दिन पर भी आपको हम पेंशन दिलवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। सरकार से सवाल मेरा। जी हाँ दोस्तों, मैं सरकार से, भारत सरकार से सवाल कर रहा हूं। क्या सवाल कर रहा हूं ये मैं आपको बता रहा हूं। जब 18 महीने का ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट का एरियर 21, 24, 28% के हिसाब से दे सकते हैं, तो 18 महीने का पेंशन पर एरियर 21, 24, 28% डीए के हिसाब से क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दोस्तों जब सरकार आपको लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का पैसा 21, 24, 28% डीएडीआर के हिसाब से दे सकती है, तो फिर पेंशन का एरियर क्यों नहीं दे सकती 18 महीने का 21, 24, 28% डीए के हिसाब से, जो पहले कोरोना टाइम पे रोक लिया गया था? ये मेरा सवाल है सरकार से। दोस्तों सरकार ने इसका पैसा भी तो दिया है पेंशनर्स को 21, 24, 28% डीए के हिसाब से, ग्रेजुएटी का और लीव इनकैशमेंट का। इसका पैसा भी तो सरकार ने अपनी जेब से निकाला है पेंशनर्स को देने के लिए। जब ये पैसा सरकार दे सकती है लीव इनकैशमेंट का, ग्रेजुएटी का, तो फिर पेंशन का एरियर क्यों नहीं दे सकती 18 महीने का 21, 24, 28% के हिसाब से? ये मेरा सवाल है। तो दोस्तों जिस तरीके से सरकार ने ग्रेजुएटी लीव इनकैशमेंट का पैसा दिया है, और दोस्तों सिर्फ डिफेंस पेंशनर्स को ही नहीं, जो सिविलियन कर्मचारी हैं, सिविलियन पेंशनर्स हैं, उनको भी दिया है ये पैसा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कितने पेंशनर्स को लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुएटी का एरियर मिला है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के लेटर के अनुसार। दोस्तों जब कोरोना महामारी चल रही थी तो उस टाइम आपका डीएडीआर पेंशन पे नहीं मिला, शुरू से ही 17% के हिसाब से आपको मिल रहा था। लेकिन बाद में वित्त मंत्रालय ने एक लेटर निकाला और उसमें कहा गया कि जो कोरोना टाइम पे आपका डीएडीआर रोका गया था, उसका पैसा ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट पे दिया जाता है। और दोस्तों उसका पैसा मिला भी पेंशनर्स को, लेकिन पेंशन पे जो आपको एरियर मिलना था डीएडीआर का 21, 24, 28% के हिसाब से, वो आपको नहीं दिया गया। तो दोस्तों ये आपको मिलना चाहिए, जिसका खर्चा है 34,402 करोड़। जी हाँ दोस्तों, तो जिस तरीके से सरकार ने लीव इनकैशमेंट ग्रेजुएटी का एरियर दिया है आपको 18 महीने का 21, 24, 28% के हिसाब से, तो ठीक इसी तरीके से जो आपका पेंशन का एरियर बनता है 21, 24, 28% के हिसाब से डीए का, वो भी देना चाहिए, ये पैसा भी देना चाहिए। मेरा ये सवाल है। अब दोस्तों जो ये एरियर दिया गया ग्रेजुएटी का लीव इनकैशमेंट का, ये भी तो 18 महीने का ही था, 21, 24, 28% वाला, ये भी तो कोरोना टाइम का ही था। तो दोस्तों जब सरकार ने ये पैसा दे दिया, जब ये पैसा दे दिया, तो फिर पेंशन का एरियर भी दिया जाना चाहिए जो उस टाइम रोका गया था। ये सवाल कोर्ट में भी जाना चाहिए, बल्कि इस पे कोर्ट केस होना चाहिए। ये मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि जब इसका पैसा दे सकते हैं तो फिर पेंशन का एरियर क्यों नहीं दे सकते, बल्कि ये आप ही का पैसा है। तो दोस्तों अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि सभी को इसके बारे में पता लग सके, ताकि ये आवाज ऊंचे लेवल तक जाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।